हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 20 का बचा पार्ट था उसको करने जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडियन इकोनॉमी। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत से दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया अपने चैनल में। एक मंथ मुझे लगता है हो ही गया है, बट एनीवेज कुछ इश्यूज चल रहे थे, अभी फाइनली वो सॉर्ट आउट हुए हैं। बट अभी भी मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। बट एनीवेज आज मैं वीडियो को अपलोड कर रही हूँ अपने चैनल पे, और जो बचा पार्ट था उसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 20 में हम पढ़ रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इंडियन इकोनॉमी में इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है। हमने पिछले जो स्लाइड्स थी, पिछले वीडियो थी, उसमें चैलेंजेस को कवर किया था। एंड आज हम फाइनली पढ़ेंगे कि नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2021 क्या है। उसके साथ साथ ही हमारा जो पावर सेक्टर है उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। वी विल कवर ऑल दिस इन दिस वीडियो, सो प्लीज़ लेट्स बिगिन द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले हम कवर करेंगे अपना नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2021 एंड हमारे जो पावर सेक्टर है उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। देखो, पावर सेक्टर अगर हम बात करें तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पे हम मेजरली बात करते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर कितना ग्रो हुआ है, ठीक है। तो उसके साथ साथ ही हम यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के सेक्टर की, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट है 1948 का, वो क्या करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट है 1948 का, उसके अंदर जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया था, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को क्रिएट किया था। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को क्यों क्रिएट किया गया था, ताकि हम जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको जनरेट करें, ट्रांसमिट करें, और जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, जो भी पावर बनाया जा रहा है लोगों के अंदर, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना था। इसीलिए हमने जो हमारा यहाँ पे आपकी बुक में लिखा है ना, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, क्या है ये, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी आपका सप्लाई एक्ट, ये कौन सा एक्ट है आपका, 1948 का, ठीक है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया ताकि आपको, आपके पास, मैंने आपको बताया, साथ में हम संजीव वर्मा सर की बुक को कवर कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास बुक का होना बेहद ज़रूरी है, जिसके थ्रू आप लोगों को पता चलता जाएगा कि हम कौन कौन से पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं, राइट। तो उसके साथ साथ ही बोलते हैं जो फाइनेंसेस है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के, वो आज के टाइम पे कैसे खराब हो चुके हैं, क्या कैसे डिट्राइट हो रहे हैं। तो जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स है उसको जो है वो क्या क्या काम करता है, अगर हम बात करें स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, तो वो क्या क्या काम करता है। सबसे पहले स्टेट इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड का मेजर काम है कि वो जनरेट करे इलेक्ट्रिसिटी, जनरेट करने के बाद फिर ट्रांसमिट करेगा, एंड ट्रांसमिट के बाद फिर उस इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बाकी घरों में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो काम करता है। बट आज के टाइम पे जो ये पावर है ये एक पॉलिटिकल टूल बन गई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिला है कि जो भी हमारे फाइनेंसेस इस के लिए आए हैं उनका डिट्राइटेशन हुआ, उनको गलत यूज़ उनका हुआ है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो हमारा वर्ल्ड बैंक है उसने हमारी 1990s में कैसे हेल्प की थी। देखो, अगर हम बात करें 1990s की, वर्ल्ड बैंक की सपोर्ट से हमने क्या किया था, जो हमारा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था, जो भी वो पावर को जनरेट करता था, जो भी ट्रांसमिशन, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता था इलेक्ट्रिसिटी का, उसी के थ्रू वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, इसके अंदर हमने क्या किया था, जो हमारा क्या था, जो भी हमारा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था, ठीक है, उसके अंदर हमने ये तीनों के फंक्शन जो है उनको क्या किया, सेपरेट कर दिया। मतलब अब जो ट्रांसमिशन जनरेशन है वो कोई और करेगा, ट्रांसमिशन कोई और करेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन को भी अलग कर दिया। मतलब ये तीनों चीजों को हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया था। आई समझ में बात, किसने किया था, वर्ल्ड बैंक की हेल्प से हमने किया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि 2002 में क्या हुआ था एंड 2003 का पॉलिसी लेवल क्या था, तो हमने यहाँ पे बनाया था एक्सेलरेटेड पावर डेवलपमेंट रिफॉर्म्स प्रोग्राम एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, दो चीज़ें यहाँ पे पास हुई थी, ठीक है। अब अगर हमें पूछे कोई कि एक्सेलरेटेड पावर डेवलपमेंट रिफॉर्म्स प्रोग्राम क्या है, तो ये एक ऐसा प्रोग्राम था जहाँ पे हमने ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फंड प्रोवाइड किया था, ताकि इन दोनों सेक्टर में कुछ चेंजेस लाया जाए, कुछ अच्छा अच्छा किया जाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो अगर बात करें कि जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट था 2003 का, उसके अंदर हमने क्या प्रोविजंस लाए थे। उसके अंदर हमारा मेन पर्पस था कि जो लाइसेंसेस हैं उनको डीरेगुलेट किया जाए, ठीक है, जो भी पावर को हम जनरेट कर रहे हैं। उसके साथ साथ ओपन एक्सेस दिया जाए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पावर को ट्रेड किया जाए, कंपल्सरी सब मीटरिंग की जाए, और हमें स्टेट रेगुलेटरी कमीशंस को भी तैयार करना था, ताकि जो टैरिफ, जो भी टैक्स वगैरह लगाया जाता है उसको भी एक तरीके से फिक्स किया जाए। तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंदर हमने ये सारी चीज़ें की थी। अब सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि डिस्कॉम क्या होता है, ठीक है। अगर हम बोलें डिस्कॉम क्या होता है,
तो यहाँ पे हमारे पास इस सप्लाई चेन, जो पावर सेक्टर है, इस सप्लाई चेन के अंदर आपको तीन चीजें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले आता है जेनको, GENCO, जेनको। जेनको का मतलब है ये क्या करते हैं, ये पावर को जनरेट करते हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी है उसको जनरेट करने का काम हमारा ये जेनको करता है। फिर जेनको के बाद एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसको। क्या बोलते हैं? ट्रांसको, TRANSCO, ट्रांसको। ट्रांसको में क्या होता है, पावर का ट्रांसमिशन किया जाता है, ठीक है। जहां पे पावर बनती है वहां पे यहाँ से पावर को ट्रांसमिट किया जाता है ट्रांसमिशन तक, ठीक है। तो उसको हम ट्रांसको बोलते हैं। और किसके थ्रू किया जाता है? जो हाई वैल्यू केबल्स होती हैं उनके थ्रू पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और फिर हमारे पास थर्ड आता है डिस्कॉम। क्या आता है? डिस्कॉम, ठीक है, DEISCOMS। डिस्कॉम्स क्या होती हैं? ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है, जो पावर, जो बिजली पीछे से बन के आ रही है वो हाउस होल्ड सेक्टर तक दी जाती है, ठीक है। जो भी डिफरेंट घर हैं वहाँ पे बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो कौन करता है? डिस्कॉम सेक्टर। तो आपको तीनों का फंक्शन पता होना चाहिए, जेनको क्या है, ट्रांसको क्या है और डिस्कॉम क्या है। उसके बाद अगर हम चले तो हमारा एक एक्सपर्ट ग्रुप भी बना था। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि हमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उनको क्या करना चाहिए, जो भी ड्यूज है उनका सेटलमेंट करना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ ही इन्होंने 29,000 करोड़ जो है वो भी इशू किए थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है कि हमने उदय स्कीम को क्यों लॉन्च किया था। देखो, उदय स्कीम को भी हमने इसीलिए लॉन्च किया था कि जो डिस्कॉम का फाइनेंशियल स्टेटस है, ठीक है, उसको हम सही कर पाए और जो टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेज हो रहे हैं डिस्कॉम्स को, उनको क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए, ठीक है। अब उदय स्कीम के फीचर्स क्या थे? इसके अंदर हमने जो हमारे टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेस थे उनको रिड्यूस करने की बात की कि 2018 to 19 तक हमारे जो भी कमर्शियल और टेक्निकल लॉसेज है हम उनको रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो उसके साथ साथ क्या करेंगे, स्टेट्स को अलो करेंगे कि वो 75% के डिस्कॉम्स को लें एंड जो 25% जो डेप्ट है एज बॉन्ड उनको भी क्या किया जाए, सेल किया जाए, ठीक है। अब प्रपोजल क्या था जून 2020 में? देखो, जून 2020 में गवर्नमेंट ने 90,000 करोड़ का लोन ऑफर किया ताकि जो भी डिस्कॉम के ऊपर ड्यू पड़े हुए हैं उनको वो क्लियर करे, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा था 2021 के बजट में? देखो, जो गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया था कि जो स्टेट्स हैं उनको अपने कुछ एक्शन प्लान्स बनाने पड़ेंगे। फिर गवर्नमेंट धीरे धीरे क्या करेगी, उनमें फंड को डिस्ट्रीब्यूट करेगी और 3 ट्रिलियन रुपीज 5 ईयर्स के अंदर देगी, इवन दो द नेट इंडिया डेप्ट इज 6 ट्रिलियन। गवर्नमेंट ने बोला था हम 3 ट्रिलियन आपको 5 सालों में देंगे। अगर हम देखें इंडिया का नेट डेप्ट आज भी कितना है, 6 ट्रिलियन, ठीक है। तो अंडर किस लॉ के अंदर गवर्नमेंट ने नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2021 को इंट्रोड्यूस किया? बोलते हैं जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2021 है उसको सेक्शन 3 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर रखा, जहां पे इन्होंने बोला यूनियन साथ में मिलकर स्टेट और साथ में हमारा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी क्या बनाएगी, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसीज, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात की जाएगी, उसकी पॉलिसीज क्या करना चाहिए, ठीक है। अब इसको बनाने का मेन पर्पस क्या था कि हमें अपने डिस्कॉम सेक्टर में जो इतना डेप्ट में है, ठीक है, उसको हमें रिविटलाइज करना है, उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं ताकि हम अच्छे से जो भी हमारे फाइनेंशियल लॉसेज हुए हैं उनको प्रॉपरली हम क्या कर सकें, देख सकें, ताकि आगे आने वाले टाइम पे ऐसे फाइनेंशियल लॉसेस से हम ना गुजरें। उसके साथ साथ ही ये बात करते हैं कि हमें इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है, जहां पे हम अपने इन्वायरमेंट के साथ साथ अपना ध्यान, इन्वायरमेंट का ध्यान और साथ साथ में हमारी जो नीड्स हैं उनको भी प्रॉपरली फुलफिल किया जाए, ठीक है। अब थ्रस्ट एरियाज क्या है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी के? तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम एक कोयल बेस्ड प्लांट्स जो है उनको डेवलप किया जाए, क्योंकि गैस की शॉर्टेज है, उसकी वजह से हमें कोयल बेस्ड प्लांट्स को भी क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। अब जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2021 है उनका क्या है, टैरिफ पॉलिसी से क्या रिश्ता है? तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी एंड जो टारगेट्स है नेशनल टैरिफ पॉलिसी के, ये एक इंटीग्रेटेड फैशन में हमें देखने को मिलती हैं। तो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी जो है वो चाहती है कि हम एक सिंगल यूनिफाइड पॉलिसी, मतलब डिफरेंट पॉलिसीज ना हो, सिर्फ एक पॉलिसी हो, उसके अकॉर्डिंग ही हम जो अपना जो ये सेक्टर है इसमें चेंजेस लाएं, ठीक है। तो हमें ज़रूरत क्यों है, हम नेशनल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को लाने की बात क्यों करते हैं, ताकि हमारी जो भी एनपीएज है उनको रिड्यूस किया जाए, ठीक है। हमें डिस्कॉम को प्राइवेटाइज करना होगा, फ्री मार्केट एक्सेस देना होगा, ठीक है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम 100% जो है इफेक्ट मीटरिंग का भी देख पाएंगे, ठीक है। तो हमें अपने जो पावर सेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे
नेक्स्ट हम टॉपिक कवर करते हैं हमारा 20.7, जिसका नाम है रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, हम एक तरफ बात करते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, हमने रोड्स की, रेलवेज की, वाटरवेज की, सबकी बात की थी, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो अगर जब हम इस तरीके की बात करते हैं कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, उसके साथ साथ ही हमारे पास ये इशू भी आता है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है, तो हाउ वी कैन डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो रिसोर्सेज का कंस्ट्रेंट मतलब रिसोर्सेज का भी, तो रिसोर्सेज अनलिमिटेड थोड़ा ना है, तो रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसको टैकल कर सकते हैं। तो रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट में क्या है कि हमारे पास एक एक्ट है जिसका नाम है फिजिकल रिस्पॉन्सिबल बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये सिर्फ बोलता नहीं है कि आप अपना एक्सपेंडिचर रेज करो, बट हमें जो अपना डेफिसिट है, देखो मैंने आपको, मुझे लग रहा नहीं है, अभी मुझे याद भी नहीं है इतना, मैंने आपको डेफिसिट सरप्लस पढ़ाया या नहीं, बट आज मैं फिर से आपको बता देती हूँ अगर पढ़ाया तो। सरप्लस होता है जब हमें कोई फायदा या बेनिफिट होता है, ठीक है, तो उसे हम सरप्लस बोलते हैं। और डेफिसिट क्या होता है? डेफिसिट होता है अगर हमें कोई घाटा होता है व्यापार में, उसको हम डेफिसिट बोलते हैं कि हमें घाटा हो चुका है, ठीक है। ये मैंने देसी भाषा में समझाया। आगे आने वाले चैप्टर में आपको जो है सरप्लस और डेफिसिट का क्लियर एक व्यू पॉइंट देखने को मिलने वाला है, बट आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैंने ऐसे आपको जस्ट थोड़ा चैप्टर में आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए, क्योंकि धीरे धीरे ही इकोनॉमिक्स के सारे जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट करेंगी। तो हमने सरप्लस समझा, हमने डेफिसिट समझा कि सरप्लस मतलब हमें इसमें क्या हो जाता है, बेनिफिट हो जाता है, डेफिसिट में हमें घाटा बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमारा जो ये एक्ट हम जो पढ़ रहे हैं, इसका मेन पर्पस था कि हमारा जो डेफिसिट है, हमारा जो घाटा है, उसको हमें चेक में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गवर्नमेंट इसीलिए एक इनएफिशिएंट स्पेंडर बनी हुई इकॉनमी में, ठीक है, क्योंकि हमारा 300 गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स 8 साल में डिले हुए हैं, क्योंकि हमारे पास कास्ट ओवररन कितना था, 49,000 करोड़ का, ठीक है। तो हमें अगर हम ज़्यादा जो है बाहर से पैसा ले लेंगे तो हम डेफिसिट में आ जाएंगे, घाटा पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें धीरे धीरे, एक गवर्नमेंट आज के टाइम पे इनएफिशिएंट स्पेंडर बनी हुई है, उसके पास इतना पैसा नहीं है खर्च करने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस एक्ट की बात करें, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, इसके अंदर इस एक्ट को 2003 में पास किया गया था पार्लियामेंट में। इसमें अंदर यही बोला गया है कि हमें फाइनेंशियली अपने आप को डिसिप्लिन में लाना होगा, हमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, और हमें प्रॉफिट भी नहीं चाहिए, हमें इंडिया का जो फिजिकल डेफिसिट है उसको रिड्यूस करना है। और उसके साथ साथ ही बोलते हैं कि हमें मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट करना होगा, और जो पब्लिक फंड्स हैं उनका भी मैनेजमेंट करना है। और यहाँ पे इस एक्ट के अंदर बात हुई है कि हमें बैलेंस्ड बजट लाना है, ना हमें घाटा हो, ना हमें जो है उसमें फ़ायदा हो, बट हाँ हमारी कोशिश क्या रहेगी कि हम एक बैलेंस्ड बजट लेके आए। तो बजट भी आपको नहीं पता होगा, जिनको बच्चों को नहीं पता, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आगे आने वाली वीडियोज़ में अपने आप कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम पढ़ेंगे टेलीकॉम सेक्टर। देखो यहाँ पे ना आपका कुछ टेलीकॉम सेक्टर वगैरह चीज़ें हैं, बट मैं आपको ना अपने नोट्स देती हूँ जहाँ पे आप थोड़ा सा टेलीकॉम सेक्टर को और अच्छे से समझेंगे। अब सबसे पहले हमारे लिए समझना जरूरी है कि टेलीकॉम सेक्टर क्या है। टेलीकॉम सेक्टर को हम टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर क्या है? एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पे आपको वायरलाइन टेलीकम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन, केबल टीवी सर्विसेज जो ऑपरेट करती हैं अलग अलग टेक्नोलॉजी से, ठीक है, यहाँ पे आपको हर एक चीज़ देखने को मिलती है, वो होता है हमारा टेलीकम्युनिकेशन। देखो आज के टाइम पे जो हमारा हम 2G 3G 4G 5G जो भी ये यूज़ कर रहे हैं, ये सारा टेलीकम्युनिकेशन का ही पार्ट है, ये इसी के अंदर आता है, ठीक है। और हम यही बात कर रहे हैं कि हमें कुछ रिफॉर्म्स चाहिए टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, ठीक है। हमारा आज भी जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है उसमें बहुत सी दिक्कतें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो हमें आपको समझ में आ गया कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर कौन सा है, वही जो हमारा हम आज के टाइम पे जो हमारा इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी। वायरलाइन कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन, जो हमारे केबल टीवी के सर्विसेज होते हैं, ये सारे किसके अंदर आते हैं? टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर हम चले नेक्स्ट चीज, तो हमें समझना है कि आज के टाइम पे हमारी जो टेलीकॉम इंडस्ट्री चैलेंजेस हैं वो क्या क्या है। अगर हम टॉप के चैलेंजेस की बात करें कि टॉप हमारे जो टेलीकॉम इंडस्ट्री चैलेंजेस है वो क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले हमें कंपटीशन देखने को मिल रहा है OTT सर्विसेज से, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया आज के टाइम पे। आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो लोग ज़्यादा वीडियो कॉल कर रहे हैं, वॉइस कॉल कर रहे हैं, और ऐसी जो कॉल है वो ऐसे नहीं होती है। अगर आपको फ़ोन से डायरेक्ट किसी को कॉल करना है तो उसके लिए आपको रिचार्ज करवाना पड़ता है, राइट। पर अगर आपको व्हाट्सएप से या कहीं से कॉल करनी है, उसके लिए व्हाट्सएप के लिए कोई अलग से रिचार्ज नहीं कराना पड़ता, वो खुद से ही आपके पास
वो अगर आपके फ़ोन में रिचार्ज होगा तो वो अपने आप चलना शुरू होगा। तो व्हाट्सएप की जो वीडियो कॉल है, वॉइस मैसेज है, वो बिल्कुल फ्री है। तो ये सबसे पहला कंपटीशन आज के टाइम पे कहीं ना कहीं टेलीकॉम इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, प्राइवेसी और सिक्योरिटी इशूज़। ये भी पता आज के टाइम पे जो साइबर क्राइम्स है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो ये जो सिक्योरिटी इशूज़ हैं, प्राइवेसी इशूज़ हैं, ये बढ़ गए हैं। तो ये दूसरा जो टॉप चैलेंज हमें देखने को मिलता है। थर्ड है कि हमारे जो IoT है, ठीक है, उनमें ग्रोथ देखने को मिली है, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, इनमें आपको ग्रोथ देखने को मिली है। मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी IoTs के बारे में पढ़ाया था कि आज आने वाले टाइम में जो क्या होगा, सब चीज़ें रोबोट्स वगैरह करेंगे, ठीक है। रोबोट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है नेक्स्ट आने वाले टाइम पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो लास्ट में आपका कि अभी एक और चैलेंज आ रहा है कि 5G का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये जो कुछ टेलीकॉम इंडस्ट्री चैलेंजेस जो फेस कर रही है, ये कुछ चैलेंजेस है जो अभी ये हमारी जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है वो फेस कर रही है, ठीक है। हमारे कुछ और चैलेंजेस, उसके साथ साथ हमारे कुछ और चैलेंजेस भी हैं। जैसे सबसे पहला चैलेंज है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, ठीक है। सबसे पहला ये चैलेंज है कि आज के टाइम पे नेटवर्क पहुंचाना बहुत मुश्किल हो चुका है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जगह हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका अपग्रेडेशन बहुत ही ज़्यादा, और ये स्पेशली 2024 में जो हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं टेलको में, वो वाले हैं, ठीक है। उसके बाद रेगुलेटरी हर्डल्स, मतलब अगर हमें कहीं पे टॉवर लगाना है तो वहाँ पे लोग अपनी जगह नहीं देते हैं, तो इसके चलते भी हमें काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स फेस करने को मिल जाती हैं। फिर कुछ ऐसे कंपटीशन भी आ गया, नॉन ट्रेडिशनल बायर्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं जहाँ से हमें कंपटीशन फेस करने को मिल रहा है। और लास्ट है ग्रोइंग कंसर्न्स ओवर डाटा प्राइवेसी। ये तो वही है कि हमारे जो प्राइवेसी इश्यूज़ हैं, जो हमारा चीज़ें हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़, वो भी काफ़ी बढ़ गए हैं जब हम इन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे हमने चैलेंजेस को कवर कर दिया, ठीक है। आपकी बुक में भी लिखा है बट इसमें मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने आपको यहाँ से थोड़ा सा कंप्लीट कराने की कोशिश की कि आपको एटलीस्ट टेलीकॉम्स सेक्टर और कुछ चैलेंजेस का समझ। यहाँ पे मैंने और डाटा भी कलेक्ट किया था। जैसे अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी, इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। जो इंडिया है वो थर्ड नंबर पे आती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर के मामले में, ठीक है। अगर हम फिजिकल ईयर 2023-24 की बात करें तो जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हमारा हुआ है वो है 1949 का आई एम सॉरी। और उसके बाद हमने ग्रॉस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी किया है। ये आप लोग आपके सामने डेटा प्रेजेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में पता चलता है कि हमारा इंडिया में क्या, हमारा वर्ल्ड में क्या स्टैंड है इलेक्ट्रिसिटी को लेके। अभी हम चलते हैं यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को समझेंगे। जैसे हमारा टॉपिक यहाँ पे हम समझने वाले हैं टॉपिक 20.10 टॉपिक में क्या है कि कैसे गवर्नमेंट एक एफिशिएंट स्पेंडर बन सकती है इकोनॉमी में, ठीक है। अगर हम बात करें तो हमने ना बहुत से इश्यूज देखे हैं, जैसे लैंड एक्विजिशन, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, आज के टाइम पे ब्यूरोक्रेटिक डिलेस, यानी कि कभी हमारे सिग्नेचर नहीं होते हैं, कभी कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कोई लैंड नहीं देता है। तो ये सारे जो है कहीं ना कहीं एक रुकावट बनते हैं गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में, ठीक है। अगर हमें अच्छे से कुछ करना है तो हमें चाइना के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। इसके एग्जाम्पल में हमें किसको कंसीडर करना है, चाइनीज़ एक्सपीरियंस को, ठीक है। चाइना ने कैसे अपने आप को डेवलप किया, आज आप देख रहे हो चाइना भी जो है वर्ल्ड में टॉप नंबर 1 पे कंट्री है, ठीक है, जो जिसने अपने आप को इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप किया है। तो वहाँ से हमें कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। उन्होंने कितने आइडियाज़, इंट्रूसिव, अनकन्वेंशनल और ऐसी चीज़ें चाइना ने पॉसिबल कर दी हैं जो कभी अनबिलीवेबल हुआ करती थी, जिन पे हम यकीन नहीं कर सकते थे, ठीक है। ग्लोबली अगर हम देखें तो आज के टाइम पे जो ट्रेन है 450 किलोमीटर पर हावर जो चल रही है, वो टेक्निकली और साइंटिफिकली हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो पॉसिबल है या नहीं। बट चाइना ने हर किसी को गलत प्रूव कर दिया और उन्होंने 17 ब्रिजेस बनाए एक रिवर के ऊपर से, ठीक है। ठीक है, उन्होंने कंस्ट्रक्ट किए 17 ब्रिजेस एक रिवर से, जिनको 100 ईयर्स जिनकी मेंटेनेंस फ्री है, मतलब 100 ईयर्स तक उनको फ्री मेंटेन किया जाएगा। और बहुत से ऐसे जो ब्रिज हैं वो लॉन्गेस्ट भी हैं पूरे वर्ल्ड में, और इन्होंने अपने रिकॉर्डेड टाइम के अंदर उसको कंप्लीट किया। तो हमें चाइना से सीखना चाहिए। बीजिंग उनकी कैपिटल है, उसमें उन्होंने एक एयरपोर्ट बनाया जो कि उनका हीथ्रो ऑफ लंदन से भी बड़ा एयरपोर्ट है और सफिशिएंट है कि जो भी कार्गो लोड है, जो भी पैसेंजर है, 25 ईयर्स तक उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। उनका जो रेल लिंक है 2000 किलोमीटर का चाइना से तिब्बत तक, और उसकी हाइट 15,000 फीट, ये भी एक अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। तो हमें चाइना से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो चाइना आज भी, इंडिया जो है अभी भी अपने जो
चीज़ें हैं अभी भी पुराने तरीके से कर रहा है। जो आइडियाज़ हैं, एग्जिस्टिंग नॉलेज है, टेक्नोलॉजी जो इंडिया के पास है, इंडिया अभी भी उसी को यूज़ कर रहा है। तो इंडिया को ज़रूरत क्या है? इंडिया को इनोवेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब इंडिया को क्या ज़रूरत है कि इंडिया को इनोवेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, कि हमें कोई इनोवेशन करनी है, नई नई चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजीज लानी होंगी। तो हमें इनोवेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो हमारा इम्पॉसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमें लाने की ज़रूरत है। जैसे चाइना ने किया वैसे ही हमें भी अच्छे से चीज़ों को प्रॉपर करना है, उनकी एक प्रॉपर रीजनिंग रखनी है कि हम इतने, अगर हम चाहते हैं कि हम 30 सालों के अंदर इंडिया को इतना ग्रो करना चाहते हैं तो हमें वो करना है, एक माइंड में प्लान लेके चलना है और दूसरा उसको कंप्लीट भी करते जाना है, जिसके थ्रू हमारी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छे से हो सकेंगी, ठीक है। तो हमें ये सारी जो चीज़ें हैं चाइना से सीखनी चाहिए और इंडिया को भी इनोवेशन करके आगे आना चाहिए और जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको यूज़ करना होगा अपनी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हम बोल देते हैं कि हाँ चलो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। हमने रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स के बारे में भी पढ़ा और हमने बजट का देखा कि किसे बजट का भी मिसमैनेजमेंट हो जाता है हमसे। बट उसके साथ साथ ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब हम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं तो हमें अपने इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखना इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट, कि जब भी ऐसा चीज़ें हो रही हैं तो हमारा इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं खतरे में नहीं। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बनाएंगे, डिफॉरेस्टेशन होगा, कटिंग करेंगे, ट्रीज की कटिंग करने की वजह से क्या होगा, ट्रीज कट कर लिए जाएंगे और ट्रीज को कट करने की वजह से क्या होगा, हमारा जो वातावरण है उस पर भी असर पड़ेगा। तो एक लार्ज इशू यही है कि हमारा जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, फॉरेस्ट कवर जो है उसको इरोड होता है, क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वजह से। और ये इशू हमें उड़ीसा और बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे भी देखने को मिला है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, जो स्टेट है, जो नेशन है, उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट की टर्म में बहुत सी चीज़ों को फेस करना पड़ा है। तो इन्वायरमेंटल इश्यूज कहीं ना कहीं पॉस्को, वेदांता ग्रुप, ठीक है, इन्होंने भी कहीं ना कहीं मना कर दिया, ठीक है, कि उड़ीसा को ये क्या चाहते थे कि बैकवर्ड से एक प्रोग्रेसिव स्टेट में बदलना है, बट उसके लिए हमें डिफॉरेस्टेशन, कटिंग वगैरह ट्रीज की उधर करनी पड़ी, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल इश्यूज काफ़ी इसकी वजह से रेज हो गए, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारा एक लवासा प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र में, उसका भी हमने मायोपिक व्यू देखा। यहाँ पे भी पोटेंशियल है कि हम अर्बन डेवलपमेंट को रीडिफाइन कर सकते हैं और प्रोबेबली कंस्ट्रक्शन के बाद एक्सट्रीमली हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन्वायरमेंट में भी ध्यान दें। अब ठीक है, अगर हम सारा अच्छे से वो कर देंगे, अच्छा सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेंगे, बट अपने इन्वायरमेंट का ध्यान नहीं रखेंगे, इससे भी काफ़ी ज़्यादा हमें नुकसान हो सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हमें दोनों एस्पेक्ट के बीच में बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक प्राइम कंसर्न है क्योंकि इसमें लोग भी जुड़े हैं, लोगों को अपने लाइवलीहुड के लिए भी जुड़ना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें ध्यान रखना है कि लोगों की जो वेलफेयर है उसमें भी इंप्रूवमेंट्स लाने हैं और स्टेट को भी एक प्राइमरी कंसिडरेशन देनी है कि लोगों के वेलफेयर में कोई नुकसान ना हो, और साथ साथ में हमें जो इन्वायरमेंटल इश्यूज आ रहे हैं उनको भी एड्रेस करना इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके साथ साथ क्या क्या हमें इन्वायरमेंटल इश्यूज देखने को मिलते हैं। सबसे पहला इशू होता है कि जब ऐसा प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कैसे हम जो है इन्वायरमेंटल इश्यूज है, क्या क्या बोलते हैं, व्हाट अबाउट द इश्यूज ऑफ स्लम डेवलपमेंट, स्लम का डेवलपमेंट करना, क्या ये इशू है? वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक को बैन करना, रूरल और अर्बन हैबिटेशन, प्लूटेड रिवर्स, फॉरेस्ट कवर का इरोजन करना, क्या ये मेजर इश्यूज नहीं है? तो इंडिया बोलता है सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज इंडिया फेस कर रहा है, बैकवर्डनेस है स्टेट्स में, डेवलपमेंट डेफिसिट है, इन्वेस्टमेंट डेफिसिट है, डेवलपमेंट डिवाइड है, मतलब कोई स्टेट्स जो है वो ज़्यादा डेवलप है, कोई जो ग्रामीण क्षेत्र है वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं है। इस तरीके की चीज़ें भी हमें फेस करने पड़े। अगर प्राइवेट या फॉरेन प्लेयर्स जो है इसका आंसर दे सकते हैं इस डिवाइड का, तो उनका प्रोजेक्ट इनकरेज करना चाहिए हमें, ठीक है। अगर वो बता रहे हैं कि अगर इन्वायरमेंट और लोगों के बीच में कैसे हम जो है प्रॉपर कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करना चाहिए, उन्हीं को हमें अप्रोच करना चाहिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट रिलेटेड इशू ये भी है। तो अगर हम देखें तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या बात करती है कि हमें पॉजिटिव और टेंजिबल वेलफेयर गेन्स हमें स्टेट्स के लिए देखने हैं, कंट्री के लिए देखने हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज आते हैं जिनको हमें बहुत ही अच्छे से क्या करना है, उनको अच्छे से
डेवलप करना है, हमें धीरे धीरे अपनी जो प्रॉपर टेक्नोलॉजीज़ है उनका यूज़ करना है, बट हमें इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ जो हमारी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है इसकी वजह से भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी जो प्रेशर है आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच, इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा, काफ़ी ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास क्या हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के हेल्प के लिए अलग से बजट तैयार करना चाहिए जहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर सकें। तो गवर्नमेंट ने कंसीडर किया था कि हमें एक सेपरेट बजट बनाना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, और रेलवे बजट भी जो है हमने एक अलग बजट बनाया था जिसको बाद में हमने मर्ज कर दिया था 2017 में। बट यहाँ पे ज़रूरत है कि हमें एक ब्रॉड बेस्ड डिस्कशन करनी होगी इंफ्रास्ट्रक्चर के टॉपिक्स पे, तभी हम जो है इसके बारे में कुछ सोच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन और कोविड-19 का इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ा था वो यहाँ पे दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट आपका चैप्टर यहीं पे होता है कंप्लीट। एंड सॉरी, एंड आज का वीडियो में मैं इतना ही कवर करने वाली थी, और ये आपका चैप्टर मैक्सिमम मतलब कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे जो थोड़े से बॉक्सेस दिए हैं ये आप लोग खुद कवर कर दीजिएगा, काफ़ी इजी, आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। एंड जो मेजर पोर्शन था मैंने वो कवर करवा दिया है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।